आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव में किसान और पुलिस के बीच हुए टकराव का एक नया वीडियो जारी किया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था, जिसमें पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प के समय एक किसान जमीन पर बेसुध पड़ा दिखा। इस बीच पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागती दिखी। इसी वीडियो के जरिए प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर किसानों के साथ जाति का आरोप लगाया था, लेकिन यूपी सरकार ने इसी घटना का एक नया वीडियो जारी किया, जिसे इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बताया गया। यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में भी वो आदमी जमीन पर पड़ा नजर आया। इसी बीच पुलिस के जवान जैसे ही इधर उधर हुए, जमीन पर पड़ा आदमी अचानक से उठा और दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। असम में गोलाघाट के एक चाय बागान में एक साथ करीब 100 हाथियों के घुसने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये हाथी खाने की तलाश में जंगल से भटकते हुए वहां पहुंच गए, जिन्हें इतनी बड़ी तादाद में देखकर लोग घबरा गए और वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लड़कों ने डंडों की मदद से हाथियों को वहां से भगाने की कोशिश की, जबकि कुछ लड़कों ने हाथों में चप्पलें उठा ली और उन्हें बजाकर हाथियों को वहां से भगाने में जुट गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक हाथी उनकी तरफ दौड़ पड़ा और गुस्से में बाग में लगे एक पेड़ को तोड़ दिया। चाय के बागान में हाथियों के झुंड ने वहां मौजूद लोगों को खूब दौड़ाया। एक हाथी तो झुंड के साथ जाते जाते पलट गया और दूर खड़े लोगों की तरफ दौड़ कर आने लगा, जिसे देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगे। हाथियों के झुंड के चाय के बागान में घुस जाने से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ। लखनऊ में एक तेज रफ्तार बाइक के फिसलने से वहां मौजूद कई बच्चे बाल बाल बच गए। रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक बेकाबू हो गई और सड़क पर गिरने के बाद दूर तक घिसटते हुई चली गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ बच्चे सड़क में बैडमिंटन खेलते नजर आए, लेकिन तभी वहां से गुजर रही बाइक बेकाबू हो गई और फिसलते हुए बच्चों की तरफ बढ़ गई। बाइक की आवाज सुनाई देते ही बच्चे वहां से हट गए, लेकिन रफ्तार काफी तेज होने की वजह से बाइक सड़क पर फिसल गई। बाइक घिसटते हुए बच्चों के करीब से गुजर गई। इस बीच बाइक से चिंगारियां निकलती नजर आईं। हालांकि इस हादसे में सड़क में खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसुनवाई के दौरान एक किसान ने अधिकारियों के सामने केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। बताया गया कि ये किसान अपने खेत में एक तालाब का पानी घुसने से परेशान था, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसान केरोसिन लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा और अधिकारियों के सामने ही खुद पर केरोसिन डाल लिया। इससे पहले वो अधिकारियों को आत्मदाह की धमकी देता रहा। किसान ने सरकार पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया, जिस पर अधिकारियों ने उससे शांत होने की अपील की। आत्महत्या करने के लिए हमको उकसा रही है, मजबूर कर रही है आप बैठ जाओ। लेकिन किसान का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने सबके सामने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया, जिससे वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां खड़े एक आदमी ने किसान के हाथ से डिब्बा ले लिया। बाद में एक पुलिस वाला किसान को अपने साथ ले गया। किसान ने आरोप लगाया कि खेत में तालाब का पानी भरने से हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी कोई मदद नहीं की गई। लगातार आवेदन दे रहे हैं, हमारे खेत में पानी आती 5 फीट भरा हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि इलाके के एडीएम ने मामले की पूरी जांच के बाद किसान की परेशानी सुलझाने का भरोसा दिया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक गुलदार के रिहायशी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। गुलदार वहां एक स्कूल की बिल्डिंग में आराम से घूमते हुए दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें वो स्कूल की कैंपस में आराम से टहलता नजर आया। गुलदार कुछ देर तक आराम से वहां टहलता रहा। कुछ देर बाद वो वहीं बैठ गया और वहां आराम करता रहा। गुलदार की घुसने की जानकारी मिलने पर स्कूल के स्टाफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुलदार चौकन्ना हो गया और कुछ देर बाद वहां से भाग निकला। गुलदार के रिहायशी इलाके में घुसने से इलाके के लोग भी खौफ में दिखे। यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति के विरोध में 14 दिन से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिरोज खान नाम के एक प्रोफेसर को संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया, जिसके बाद छात्र भड़क गए और तभी से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के 14वें दिन भी गुस्साए छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर बैठ गए और ढोल मंजीरे बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद संस्कृत पढ़ाने के लिए मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर कई पोस्टर लगा दिए, जिनके जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया गया।
साथ ही छात्रों ने एक नियम का हवाला देते हुए संस्कृत पढ़ाने के लिए मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को ही गलत ठहरा दिया। उनके संस्कार हमारे सनातन धर्मावलंबियों के विरुद्ध हैं, तो हम यह कुलपति महोदय से मांग करते हैं कि यदि यह नियम विरुद्ध प्रक्रिया है तो इसको तत्काल से तत्काल बर्खास्त करें। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के मुताबिक होने का दावा किया। यूनिवर्सिटी के अपने एक्ट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की जाती हैं और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने उसी को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संस्कृत पढ़ाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं करने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। वहीं बीएचयू में संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए मुस्लिम प्रोफेसर के पिता ने छात्रों के विरोध पर दुख जताया। मुझे बड़ा इससे ढीस है, कसक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनजाने में वो उनको पता नहीं है कि इस परिवार की क्या पृष्ठभूमि है, किस तरह से हिंदुत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस वालों की हत्या के आरोपी कैदी के साथ होटल में पार्टी करते पकड़े जाने के बाद हड़कंप मचा। हरदोई में तैनात ये पुलिस वाले कामेश्वर सिंह नाम के कैदी को पेशी के लिए देवरिया कोर्ट लाए थे, लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद कैदी को वापस हरदोई जेल लाने के बजाय तीनों सिपाही उसे लेकर एक होटल पहुंच गए। होटल में कैदी की प्रेमिका पहले से ही मौजूद थी। मामले की जानकारी मिलने पर गोरखपुर पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जिसमें कैदी को पेशी पर लाने वाले सिपाही होटल के कमरे में पार्टी करते पकड़े गए। वाले लोग हैं सर, बताइए, सम्मानित लोग हैं। सरेआम पकड़े जाने के बाद पार्टी कर रहे पुलिस वाले वीडियो नहीं बनाने की गुहार लगाने लगे। क्या नाम सर आपका? क्या सर क्या? इस बीच पेशी पर आया कैदी होटल के दूसरे कमरे में अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद था। छापेमारी के बाद पुलिस ने तीनों सिपाहियों और कैदी की प्रेमिका को भी हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने जब रेड करी तो पाया कि आगे वाले कमरे में 3 सिपाही जो हरदोई पुलिस के थे और साथ में पीछे एक कमरा था, उसमें कोई एक अभियुक्त था जिसके साथ कोई उसकी मिलने वाली कोई महिला भी थी। पेशी पर लाए गए आरोपी कामेश्वर सिंह पर हत्या के 3 मामले दर्ज हैं। इन्हीं में एक मामले की पेशी के लिए उसे देवरिया लाया गया था। ईरान के कई शहरों में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ जारी लोगों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि वहां के राष्ट्रपति हसन रूहानी को एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन उनकी चेतावनी का भी लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। इससे पहले सरकार के फैसले के खिलाफ तेहरान में ही कई लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर विरोध जताया था। शहर के कई इलाकों में आगजनी भी हुई थी और उसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बताया गया कि ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने लोगों को चेतावनी दी कि वो प्रदर्शन को दंगों में न बदलें। ईरान में ये बवाल तब शुरू हुआ जब सरकार ने नई ईंधन नीति लागू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत पेट्रोल की कीमतें 50% तक बढ़ गईं। पीएमसी बैंक के ग्राहक मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरबीआई के एडमिन से संपर्क करना होगा। बिहार के बगहा में रिहायशी इलाके में एक फीट का अजगर घुस गया, जिसे गांव के लोगों ने पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम को सौंप दिया। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लड़की की गैंगरेप के आरोपी 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर पकड़ा। उत्तराखंड के कोटद्वार में 20 से 24 नवंबर तक चलने वाले मुस्लिम योग शिविर का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्घाटन करेंगे, जिसमें 500 से ज्यादा मुसलमान शामिल होंगे। यूपी के बलरामपुर में शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ महेंद्रनाथ की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रदूषण पर संसद की स्थायी समिति की बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में हो रही देरी की वजह सत्ता का बंटवारा नहीं बल्कि विचारधारा का टकराव बताया जा रहा है। खबर है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री पद पर कोई अनबन नहीं है और असली पेच शिवसेना और कांग्रेस की अलग अलग विचारधारा पर फंसा है, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि विवादास्पद मुद्दों पर शिवसेना की भविष्य की भूमिका पर शरद पवार की तरफ से गारंटी मिले। लेकिन शरद पवार अब तक सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे पाए। चर्चा है कि सोनिया गांधी की मांग है कि सरकार बनने से पहले शिवसेना सावरकर, एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर अपना रुख साफ करे। यही नहीं, ये खबर भी है कि केरल कांग्रेस के नेता शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शिवसेना के साथ जाने पर कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में।
रूस की सेना ने डे ऑफ मिसाइल फोर्सेस एंड आर्टिलरी के मौके पर अपनी ताकत दिखाई। रूस की राजधानी मॉस्को के एक खुले मैदान में रूसी सैनिकों ने तोपों और टैंकों से कई गोले दागे। साथ ही अपनी आधुनिक मिसाइलों से भी दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने का अभ्यास किया। कुछ गोले मैदान के दूसरे हिस्से में जाकर गिरे तो कुछ ने सामने की पहाड़ी को निशाना बनाया। बताया गया कि इस मौके पर रूस के सैनिकों ने 1000 से भी ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों गोले दागकर रूस की सेना ने अपने तोपखाने और अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम पुलिस ने देश के पहले पुलिस रोबोट को लॉन्च किया। ये रोबोट थाने में आने वाले लोगों की शिकायत दर्ज करने के साथ ही कई तरह के दूसरे काम कर सकता है, जिसके लिए इसमें एक खास तरह का कंप्यूटर लगाया गया है। इस रोबोट के जरिए लोग बोलकर या इसमें फिट वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रोबोट में कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं, जिसके जरिए ये निर्देशों को आसानी से समझ जाता है। थाने में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी के सैल्यूट करने पर रोबोट भी उसे सैल्यूट करता दिखा। जबकि उनके निर्देशों के मुताबिक वो आगे पीछे चलने के साथ दाएं बाएं मुड़ता भी नजर आया। इस रोबोट में 13 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से आसपास 360 डिग्री की नजर रख सकता है। यही नहीं, रिकॉर्ड में दर्ज किसी अपराधी की नजर आने पर ये उसे पहचान लेगा और उससे जुड़ा अलर्ट आगे कंट्रोल रूम को भेज देगा। This robot can be the part of that particular virtual police station where it can monitor the whole concept of e-governance system. इस पुलिस रोबोट को थानों के साथ रेलवे स्टेशनों और दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी तैनात करने की योजना है। व्हाट्सएप और फेसबुक को पछाड़ते हुए वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। मोबाइल ऐप से जुड़े आंकड़े जुटाने वाली कंपनी सेंसर टावर ने जानकारी दी है कि टिकटॉक ने दुनिया भर में 150 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है, जहां अब तक करीब 47 करोड़ लोग टिकटॉक ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। सेंसर टावर ने बताया कि टिकटॉक इस साल तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है, जिसको करीब 61.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, जबकि करीब 71 करोड़ डाउनलोड के साथ व्हाट्सएप पहले और 64 करोड़ डाउनलोड के साथ फेसबुक मैसेंजर दूसरे नंबर पर है। वहीं फेसबुक करीब 59 करोड़ डाउनलोड के साथ चौथे और 38 करोड़ डाउनलोड के साथ इंस्टाग्राम 5वें पायदान पर रहे। इस साल टिकटॉक डाउनलोड करने के मामले में भारत सबसे आगे रहा, जहां करीब 28 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। दिल्ली में कार्यक्रम के समय सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड में तैनात 7 कुत्तों को रिटायरमेंट दिया गया। ये कुत्ते दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा दस्ते में तैनात थे, जिन्हें कई सालों की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया। इस बीच सीआईएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इन कुत्तों को मेडल पहनाया और उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया। कुत्तों ने भी प्रशिक्षकों के निर्देश पर सीनियर अधिकारी को अपने ही तरीके से सैल्यूट किया। मेडल पहनने के बाद सभी कुत्ते कतार में बैठ गए। बाद में इन कुत्तों को खास तरीके से बना केक भी खिलाया गया। कार्यक्रम के बाद जवान और अधिकारी इन कुत्तों के साथ फोटो सेशन में भी शामिल हुए। हालांकि रिटायर होने के बाद भी इन कुत्तों की पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। हम डेफिनेटली इंश्योर करते हैं कि जिस डॉग ने हमें पूरी उम्र दी है, हमारी यूनिट के लिए सर्विस की है, वो वहाँ रिटायरमेंट के बाद भी उसको सारी मेडिकल और हेल्थ संबंधी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे रूप से मिले। सीआईएसएफ की डॉग स्क्वाड में शामिल इन कुत्तों ने अपनी ड्यूटी के समय दर्जनों लावारिस बैग तलाशे थे। दिल्ली के लोगों को एक बार फिर धुएं वाले कोहरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियां दावा कर रही हैं कि मौसम में हो रहा बदलाव एक बार फिर दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने वाला, जिसका असर मौसम में दिखने लग गया है। 2 दिन तक प्रदूषण काबू में रहने के बाद मंगलवार को दिल्ली का प्रदूषण खराब स्तर पर पहुंच गया। सुबह के वक्त स्मॉग की हल्की चादर भी दिखने लगी। फर्क उन लोगों को महसूस भी हुआ जो सुबह के वक्त सैर के लिए निकलते हैं। पिछले 2 दिन से तो ठीक था, आज हल्का सा थोड़ा ज्यादा लग रहा मुझे सुबह सुबह। पिछले 2 दिन अच्छा था। मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इसकी वजह एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से तापमान में तो कमी आएगी ही, हवाओं की रफ्तार भी सुस्त पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हवा की गति रुक जाएगी तो प्रदूषण के कण फिर से हवा में बैठने लगेंगे और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ जाएगा। मौसम पहले पहाड़ों पर बदलेगा, जिसका असर दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा। अब हमें उम्मीद है कि ये पॉल्यूशन फिर से बढ़ेगा और 21 और 22 को जब स्नोफॉल हो रहा होगा उस समय काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, एक बार फिर सीवियर कैटेगरी में आ सकता है। इसीलिए अनुमान जताया जा रहा है कि एक बार फिर दिल्ली की हालत गैस चेंबर जैसी होने वाली।
21 और 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में होगा और तापमान कम होने के साथ हवाएं चलनी भी बंद हो जाएंगी। इस दौरान प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है। हालांकि 23 और 24 तारीख को हवाओं की रफ्तार बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा साफ होने का भी अनुमान। 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश का अनुमान। इस बारिश से पंजाब और हरियाणा में पराली जलने पर रोक लगेगी और दिल्ली की हवा से भी प्रदूषण के कण साफ हो जाएंगे। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने नकली जीरा बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि इस फैक्ट्री में घास और पत्थर से जीरा पाउडर बनाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और फैक्ट्री से करीब 19,000 किलो नकली जीरा बरामद कर लिया। साथ ही वहां से बड़ी मात्रा में नकली जीरा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। इस नकली जीरा को कई बोरियों में भरकर रखा गया था। कार्रवाई के समय पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने बताया कि इस जीरे को बेहद सस्ते दाम में बाजार में बेच दिया जाता था। लगभग 2-2.5 महीने पहले इन्होंने इस प्लॉट को किराए पे। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 14 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के खरगोन में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 55 बाइक बरामद की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने जर्मन एयरलाइन के फ्लाइट कैप्टन की फर्जी आईडी और यूनिफॉर्म पहनकर सफर कर रहे एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में एक फैन ने अमिताभ बच्चन की एक पुरानी तस्वीर को शेयर किया, जिसमें अमिताभ अपनी गोद में करीना कपूर को लिए हुए हैं। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रंजीत रोमी अब हांगकांग से प्रत्यर्पण के जरिए पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा। बिहार के लखीसराय में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लुधियाना में मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर जाने की वजह से लुधियाना से जालंधर जाने वाली रेल लाइन को कई घंटों तक बंद रखना पड़ा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी के मामलों में भारी कमी आई है। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कश्मीर में पत्थरबाजी और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े 190 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से लेकर 4 अगस्त तक पत्थरबाजी के 361 मामले दर्ज किए गए थे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से अब तक 765 पत्थरबाजों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार के मुताबिक हुर्रियत से जुड़े कई अलगाववादी नेता घाटी में पत्थरबाजी से जुड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। आतंक से जुड़े मामलों में जांच करने वाली एजेंसी एनआईए ने ऐसे 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। सरकार ने पिछले 6 महीने में कश्मीर में 34 लाख से ज्यादा सैलानियों के आने का दावा किया, जिसमें 12,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक कट्टरता के बहाने एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया, जिसके बाद दोनों नेताओं में ठन गई। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान नाम लिए बिना ओवैसी पर निशाना साधा और बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने पहली बार अल्पसंख्यक कट्टरता के बारे में बात की और इशारों में ओवैसी पर हमला कर दिया। ये बयान देने के बाद ममता बनर्जी ने कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में पूजा भी की। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ओवैसी ने इस बयान को मुस्लिम समुदाय के सम्मान से जोड़ दिया। 100% आपको मुस्लिम वोट मिला, आप बीजेपी को नहीं रोक पाते और आप हमको एक्सट्रीम कर रहे हैं। उनका ये बयान बंगाल के उन तमाम गयूर मुसलमानों की तौहीन कर रही है वो। यही नहीं, ओवैसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया। मुझे अपने सवालात का जवाब चाहिए तो मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा इलेक्शन। जबकि बीजेपी ने ममता के बयान को डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना। जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता घट रही है, जिस तरह से उनकी नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ रहा है, इससे मुझे लगता है कि वो एक कृत्रिम रूप से तात्कालिक ढंग से एक सुधार की कोशिश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के समय हुई कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने पेट्रोल कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 और लड़के अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
तो यहाँ पर मारपीट की घटना पेट्रोल पंप में सामने आई, जिसके बाद वहाँ पर लोगों को पकड़ा गया। हालांकि 3 लोग वहाँ से गाड़ी छोड़कर चले गए। तेल भरवाने को लेकर के पेट्रोल कर्मचारी से ये विवाद हुआ पेट्रोल पंप में, और इसकी अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके आधार पर जो लोग गाड़ी छोड़कर फरार हुए उनकी तलाश की जा रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हो पाई है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले लोगों की थकान दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रास्ते में मसाज सेंटर खोलने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच 5 मसाज सेंटर खोलने की योजना बनाई। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है और यह पूरा रास्ता लोगों को पैदल ही तय करना होता। ऐसे में उन्हें थकान महसूस होती है, जिसे दूर करने के लिए अगले साल इस रास्ते में मसाज सेंटर खोले जाएंगे। बताया गया कि इन सेंटरों में बिजली से चलने वाली मसाज चेयर के अलावा कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। रुद्रप्रयाग प्रशासन का मानना है कि केदारनाथ के रास्ते में मसाज सेंटर खोले जाने से वहां रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला भानियावाला क्षेत्र का है, जहां आजकल हाथी रात दिन कभी भी गांव की ओर आ जाते हैं, जिससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक हाथी सड़क के बीच से होकर गुजर रहा है और एक आदमी अपनी जान बचाकर कैसे भाग रहा है। जॉर्जिया में चुनाव सुधार की मांग पर कुछ दिनों से चल रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गया। मौजूदा सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए वहां कई प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के जवान उनसे भिड़ गए। सभी पुलिस वाले कतार बनाकर प्रदर्शनकारियों को धकेलने की कोशिश करने लगे। साथ ही उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की बौछार भी की गई। एक रणनीति के तहत पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और पीछे से वाटर कैनन उनका साथ देती रही। इस तरीके से पुलिस ने लोगों को संसद के पास आने से रोक दिया, लेकिन उन्हें संसद के रास्तों से नहीं हटा पाई। ये प्रदर्शन कुछ दिन पहले तब शुरू हुआ जब जॉर्जिया के कुछ गैर सरकारी संगठनों ने सरकार पर चुनाव सुधार के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्हें इस प्रदर्शन में वहां की सभी विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला। लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मौजूदा सरकार इस्तीफा नहीं देती, वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बिहार के आरा में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक बैंक में घुसकर लूटपाट की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश पिस्तौल दिखाकर बैंक मैनेजर से मारपीट करता दिखाई दिया। इस बीच अपने चेहरे को कपड़ों से ढके उसके 2 और साथी मैनेजर के कमरे से कैश और दूसरा कीमती सामान लेकर बाहर निकले। इन दोनों बदमाशों के हाथों में भी पिस्तौल दिखी। नीली टी-शर्ट पहने बदमाश ने कमरे से बाहर निकलकर बैंक मैनेजर को धमकाया, जबकि दूसरे बदमाश ने फायरिंग कर दी। इस बीच लूटपाट करने पहुंचे एक बदमाश ने वहां काउंटर पर रखे बैग को भी खंगालना शुरू किया। ऐसे में जब बैंक का एक कर्मचारी वहां से गुजरा तो एक बदमाश ने उसे जोर से लात मारकर हटा दिया और फिर लूटपाट कर बैंक से चले गए। संसद में प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन सांसद इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिखे। प्रदूषण के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली दिखाई दी। यानी जो मुद्दा हर शख्स की सेहत से जुड़ा है, उस पर चर्चा के दौरान सांसदों ने मौजूद रहना भी जरूरी नहीं समझा। जो भी सांसद बोलने के लिए खड़ा होता, उसके आसपास की ज्यादातर कुर्सियां खाली दिखने लगती। लोकसभा टीवी पर बहस देख रहे लोगों को यह एहसास होने लगा कि नेताओं के लिए उनकी सेहत से जुड़े मुद्दे गैर जरूरी हैं। हालांकि कुछ घंटों की बहस में ज्यादातर पार्टियों ने हिस्सा जरूर लिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दुनिया के बाकी मुल्कों से सबक सीखने की नसीहत दी। बीजिंग की हवा साफ हो सकती है अगर जो दुनिया के बाकी शहर हैं जो प्रदूषण का शिकार रही हैं, उनकी हवा साफ हो सकती है, तो क्या हमें इच्छा शक्ति की कमी है? पूरी चर्चा के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। चर्चा में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा भी उठा। शहर डूबते रहे, समुद्र के तट पर ओडिशा में भी हुआ था, घुसा पानी, समुद्र घुसा अंदर, तहत अंदर आई, जितना कचरा हम समुद्र में डालते हैं उसने वापस फेंक दिया आपके पास। प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। कुछ सांसदों ने जागरूकता दिखाने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन भी किए। मास्क पहनकर कांग्रेस के गौरव गोगोई गांधी मूर्ति के सामने काफी देर तक खड़े रहे। हाथ में तख्तियां लेकर गौरव गोगोई प्रदूषण के खिलाफ संदेश देते रहे। आने वाले समय में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून लाया जाए, जो मैं इस सत्र में अपने निजी प्राइवेट मेंबर्स बिल के द्वारा कर रहा हूं। टीएमसी सांसद काकोली घोष भी संसद में मास्क पहनकर पहुंची, लेकिन सांसदों की गंभीरता प्रदूषण पर चर्चा के दौरान नहीं दिखी। प्रदूषण पर हुई चर्चा में सांसदों की मौजूदगी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिस वक्त लोकसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, उस वक्त केवल 84 सांसद मौजूद थे। बाद में सांसदों की गिनती कुछ बढ़ी जरूर, लेकिन केवल 120 तक ही पहुंच पाई। लोकसभा में सांसदों की 1/4 मौजूदगी के लिए भी आंकड़ा 135 के पार पहुंचना जरूरी है, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा के दौरान 1/4 से भी कम सांसद पहुंचे।
लेकिन इस चर्चा के दौरान सियासी बयानबाजी खूब हुई। ज्यादातर पार्टियों ने पराली के मुद्दे पर किसानों का बचाव किया। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है। अगर उसने दिल्ली को कुछ दिया है, नाम मत लेना। दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले अकेला खांसता था, आज पूरे दिल्ली खांसती है और सारे सांसद भी खांसते हैं। अब यात्री बिना पैसों के भी ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। IRCTC रेल यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग का एक नया विकल्प लेकर आया है, जिसके मुताबिक अब ग्राहक अकाउंट में पैसे न होने की स्थिति में भी टिकट बुक कर सकेंगे। सरकार गाड़ियों पर ऑटोमेटिक टैक्स चार्ज करने वाली फास्टैग को अनिवार्य करने जा रही है, जिससे अब पार्किंग और टोल टैक्स के बिल चुकाने के लिए लंबी लाइन से छुटकारा मिल सकेगा। बलात्कार मामले में आरोपी विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के खिलाफ स्वीडन ने बलात्कार के मामले में करीब 10 साल बाद जांच रोक दी है। टिकटॉक पर अश्लील सामग्री परोसे जाने का आरोप लगाते हुए हिना दरवेश नाम की एक महिला ने टिकटॉक पर बैन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। यूपी के बलिया में नोटिस के बावजूद अपने खेतों में पराली जला रहे 7 किसानों के खिलाफ एसडीएम सदर ने 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के वन कर्मचारियों पर एक हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वन विभाग का एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। छत्तीसगढ़ की फिल्म अभिनेत्री माया साहू पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया। बिहार के खगड़िया में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। टेलीकॉम सेक्टर में जारी उठापटक के बीच रिलायंस जियो ने सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई है। रिलायंस जियो ने बताया कि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री और सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। रिलायंस जियो ने ऐलान किया कि वो टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले रेगुलेटरी नियमों में होने वाले बदलावों का पालन करेगी। कंपनी ने यह दावा भी किया कि नियमों के बदलाव के बावजूद उसकी सर्विस और क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रिलायंस जियो ग्लोबल डेटा के मामले में देश की अगुवाई को बरकरार रखेगी। कंपनी ने यह दावा भी किया कि वो अपने ग्राहकों को सभी सेवाएं उचित कीमत पर मुहैया करवाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने एक बम में धमाका कर उसे नाकाम कर दिया। बताया गया कि आतंकवादियों ने एक हाईवे पर यह बम लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस वहां पर पहुंच गई और बम में धमाका कर उसे नाकाम कर दिया। धमाके के बाद वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया। इससे पहले सेना ने सड़क पर ट्रैफिक भी रोक दिया, जिससे कई गाड़ियां फंस गई। बम का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। बम मिलने की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन जवानों ने हालात को काबू में किया और बम को डिफ्यूज कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। यूरोप के स्लोवेनिया में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को जोरदार टक्कर मारकर खाई में गिरा दी। ये भीषण हादसा हाईवे के एक मोड़ पर हुआ, जहां अपनी गाड़ी मोड़ने के दौरान कार सवार अपनी रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया और ट्रक से जा भिड़ा। कार की टक्कर से ट्रक भी बेकाबू हो गया। कार उसे धकेलते हुए हाईवे के किनारे तक ले गई, जहां लगी रेलिंग को तोड़ते हुए वो ट्रक करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ये भीषण हादसा देख वहां से गुजर रही गाड़ियां रुक गईं। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार सवार को मामूली चोटें आई। स्लोवेनिया के ट्रैफिक अधिकारियों ने हादसे के इस वीडियो को जारी किया और इससे सीख लेते हुए लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मजार पर उर्स के समय जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि कुर्सी पर बैठने के मुद्दे पर कुछ लोगों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगे। लोग वहां रखी कुर्सियों को उठाकर एक दूसरे के सिर पर मारने लगे। मारपीट की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कई लोग किनारे खड़े होकर इस हंगामे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर में जब पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू की, तब कहीं जाकर यह हंगामा शांत हुआ। जमानत पर बाहर आने के बाद हनीप्रीत लगातार जेल में बंद राम रहीम से मिलने की कोशिश में जुटी हैं। हालांकि अब तक उसे नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि दोनों की मुलाकात से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हनीप्रीत ने हरियाणा के डीजी जेल को चिट्ठी लिखकर गुरमीत राम रहीम से मिलने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सिरसा पुलिस से रिपोर्ट और एनओसी मांगा था। खबर है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट जेल प्रशासन को सौंपी, उसमें साफ बताया गया है कि राम रहीम और हनीप्रीत के मिलने से सिरसा में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती। पुलिस की दलील है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो कोई बड़ी साजिश रची जा सकती। इसी वजह से सिरसा पुलिस ने दोनों की मुलाकात के लिए एनओसी नहीं दिया है।
ये भी आशंका है कि अगर दोनों की बैठक हुई तो इसके बाद राम रहीम के खिलाफ चल रहे बाकी मुकदमों के गवाहों और उसकी पोल खोलने वालों को डराया धमकाया जा सकता है। बलात्कार के केस में दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा। जिस तरह से हनीप्रीत भी जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद गुरमीत राम रहीम से मिलने की लगातार कोशिश कर रही है, तो इन दोनों की बेकरारी देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी डेरा सच्चा सौदा के कई ऐसे राज हैं जिसे हनीप्रीत और बाबा मिलकर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और इसी वजह से वो आगे की रणनीति बनाने के लिए मिलना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस को हनीप्रीत और राम रहीम की मुलाकात से कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर भले ही सता रहा हो, लेकिन राज्य के नए गृह मंत्री अनिल विज का रुख जेल में दोनों की मुलाकात पर नरम है। अधिकारी उसमें जांच करेंगे और अगर उसमें कोई लॉ और अगर उसमें कोई कानून की अड़चन नहीं है तो आम आदमी कोई भी मिल सकता है, हम उसको लाओ। देखिए अब अनिल विज आ गया, अब जरा वो ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक आदमी ने नकली तलवार दिखाकर एक पुलिस वाले को दौड़ा दिया। बताया गया कि ये व्यक्ति शराब के नशे में हंगामा कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन यह आदमी तलवार लेकर पुलिस वाले के पीछे दौड़ पड़ा। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि दो पुलिस वाले इस आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इसने तलवार लेकर एक पुलिस वाले को दौड़ा दिया। इससे पहले ये व्यक्ति थिएटर के बाहर बैठा दिखा। उसने अपने एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ रखी थी। कुछ देर बाद वो वहां खड़े कुछ लोगों से बात करने लगा और फिर तेजी से थिएटर के अंदर घुस गया और हाथ में तलवार लेकर इधर उधर घूमने लगा। इस बीच थिएटर के सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। बाद में पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में इंडियाना के एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर के बनाए खास डिजाइन वाले कुछ स्कूटर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। ब्रेंट वॉल्टर नाम के इस व्यक्ति ने ये स्कूटर पुरानी कार के टुकड़ों से बनाए, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर में मशहूर फोक्सवैगन बीटल कार के खास हिस्से का इस्तेमाल किया। इसीलिए ये स्कूटर दूर से देखने पर फोक्सवैगन बीटल जैसे ही दिखते हैं। ब्रेंट वॉल्टर ने इन स्कूटरों को बनाने के लिए बीटल कार के पहियों के ऊपर लगाए जाने वाले लोहे के फेंडर यानी पहिए के कवर का इस्तेमाल किया और उनको तराशकर इंजन लगे स्टील के फ्रेम पर फिट कर दिया। ब्रेंट वॉल्टर ने इन स्कूटरों को फोक्सवैगन कंपनी के नाम पर फोक्सपॉट का नाम दिया है। फोक्सपॉट के अगले हिस्से में हैंडल और पीछे एक आदमी के बैठने के लिए सीट दी गई है। इनमें 79 सीसी का इंजन लगा है और कोई भी इन्हें बड़ी आसानी से चला सकता है। फोक्सवैगन ने 1938 में पहली बीटल कार बनाई थी और इसी साल जुलाई के महीने में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में बीते एक महीने से लगी आग की वजह से सिडनी शहर में धुएं की चादर फैल गई। इस धुएं में वहां की कई ऊंची इमारतें भी ढक गईं और कुछ की केवल ऊपर की मंजिलें ही नजर आई। बीते एक महीने से लगी आग की वजह से सिडनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है। सिडनी में खराब हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी। बताया गया कि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग का धुआं शहरों में पहुंच रहा है, जिससे वहां की हवा में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जंगल की आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में, जिसे ममता ने सरकार की सियासी चाल करार दिया और नागरिकता संशोधन बिल पर चेतावनी दे डाली। एनआरसी নিয়ে কেউ ভয় পাবেন না, আর এনআরসির পাল্টা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে যদি কেউ রাজনীতি করবার চেষ্টা করে মনে রাখবেন সব উদ্বাস্তুরাই এদেশের নাগরিক। जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लोगों को डराने का आरोप लगा दिया। ममता जी माइनॉरिटीज के लोगों को डराना बंद करें, लोगों को भड़काना बंद करें। जो देश के नागरिक हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो बांग्लादेशी हैं उनको जरूर चिंतित होना चाहिए। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर के कई राज्य विरोध कर रहे हैं, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे आगे हैं, क्योंकि इस बिल की वजह से भारत की नागरिकता देने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा, जिसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पहले के मुकाबले आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि नागरिकता पाने के लिए उन्हें केवल 6 साल भारत में रहना होगा और इसके लिए उन्हें जरूरी दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं होगी। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को फायदा होगा। पिछली बार यह बिल सिर्फ लोकसभा से ही पास हो पाया था। यही वजह है कि सरकार दोबारा इस बिल को लाने की तैयारी में। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में अचानक एक कार बीच सड़क पर धूं-धूं कर जल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में आग लगते ही कार सवार गाड़ी से निकलकर भागने में सफल रहा, लेकिन दमकल विभाग के आने से पहले पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए।
भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे नवाज शरीफ को लाहौर की एक कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दोहा से उनके लिए एक एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान बुलाया गया। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भीड़ भी मौजूद रही। बताया गया कि लंदन रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर ही नवाज शरीफ की मेडिकल जांच भी की गई। नवाज शरीफ के लंदन रवाना होने के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई कि उनका जल्द से जल्द इलाज हो, अच्छा इलाज हो और वो वापस सेहतमंद होकर वापस पाकिस्तान आए। हालांकि नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेजने में देरी की वजह से कुछ नेता इमरान खान सरकार से नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि इलाज के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटकर अपनी सजा पूरी करेंगे। मियां नवाज बाहर थे जब आके जेल गए, तो मियां नवाज भी इनकी तरह नहीं है कि बाहर बैठ जाएंगे, इलाज के लिए जा रहे हैं, उनका हक था, वापस आके जेल चले जाएंगे। बिहार के अररिया में शराब से लदी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद लोगों के बीच शराब की लूट मच गई। राज्य में शराबबंदी के बावजूद एक आदमी बिना किसी डर के गाड़ी में शराब लाद कर ले जा रहा था, लेकिन एक मोड़ पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वहां पहुंचे लोग गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें देखते ही टूट पड़े और उसके बाद शराब लूटने लगे। कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने गाड़ी के आगे के दरवाजे खोल लिए और उसके अंदर घुसकर शराब की बोतलें बटोरने लगे। शराब लूटने के लिए लोग धक्का मुक्की पर भी उतर आए। शराब की लूट का ये सिलसिला बीच सड़क पर काफी देर तक चलता रहा, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बताया गया कि हादसे के बाद ड्राइवर वहां से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। राज्यसभा के मार्शलों को सेना जैसी वर्दी देने पर विवाद के बाद सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर विचार करने की बात कही। सोमवार को राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हुआ, जिसमें मार्शलों ने सेना जैसी वर्दी पहन रखी, जिस पर सेना के अधिकारियों ने ऐतराज जताया। विवाद बढ़ता देख राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मार्शलों को सेना जैसी वर्दी देने पर फिर से विचार करने की बात कही। We have received some observation by some political as well as some well-meaning people. So I have decided to ask the Secretariat to revisit the same and then take a conclusion decision. इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने ट्वीट कर मार्शलों को सेना जैसी वर्दी देने का विरोध किया था। अपने ट्वीट में जनरल मलिक ने सेना जैसी वर्दी की नकल करना और उसे पहनना गैर कानूनी बताया था। आगरा के रहने वाले राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और चौधरी उदयभान ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को शिकायती चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वित्त और लेखाधिकारी पवन कुमार पर कार्रवाई की मांग की गई है। चिट्ठी में पवन कुमार पर ठेकेदारों से रिश्वत लेने और कमीशन खाने का आरोप लगाया गया है। मंत्रियों की चिट्ठी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। चीन में सड़क हादसे में मारे गए एक व्यक्ति की फेफड़ों का वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। बताया गया कि हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति ने मौत से पहले अपने अंग दान करने का ऐलान किया था और उसकी मौत के बाद जब चीन के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए उस व्यक्ति के फेफड़े निकाले तो वो पूरी तरह काले पड़ चुके थे। डॉक्टरों ने बताया कि 52 साल का वो व्यक्ति बरसों से चेन स्मोकर था और एक दिन में कई सिगरेट पी जाता था। सिगरेट का धुआं फेफड़ों में पहुंचने की वजह से उसके फेफड़े पूरी तरह काले पड़ गए थे। फेफड़ों की जांच के बाद डॉक्टरों ने इन्हें किसी दूसरे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए जारी किया है ताकि सिगरेट पीने वाले लोग इससे सबक सीख सके। तो ये जो वीडियो है ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 52 साल इसकी उम्र थी और इसके बाद इसने अपने अंगदान करने का निर्णय लिया, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसके फेफड़े ट्रांसप्लांट के लिए निकाले तो ये काले पड़ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जेएनयू प्रशासन ने छात्र संघ के नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उन पर अदालत के आदेश को नहीं मानने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर वहां पर प्रदर्शन किया। इस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बिहार के अररिया में शराब से लदी एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद लोगों के बीच शराब की लूट मच गई। राज्य में शराबबंदी के बावजूद एक आदमी बिना किसी डर के गाड़ी में शराब लादकर ले जा रहा था, लेकिन एक मोड़ पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वहां पहुंचे लोग गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें देखते ही टूट पड़े और शराब को लूटने में लग गए। पटना जिले के बाढ़ इलाके में एक पाइपलाइन फटने के बाद लोगों में पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि बरौनी रिफाइनरी की मेन पाइपलाइन अचानक फट गई और उससे पेट्रोल बहने लगा, जिसकी खबर फैलते ही आसपास के लोग उसे लूटने के लिए उमड़ पड़े।
पाइपलाइन के फटने के बाद उससे निकल रहा पेट्रोल एक गड्ढे में भर गया और लोग अपनी बाल्टियों और डिब्बों को गड्ढे में डालकर उसे निकालने लगे। इस दौरान जिसको जो मिला वो उसी में पेट्रोल भरकर ले जाने लगा। कौची है यार, पेट्रोल है कि डीजल है, कौची है? पेट्रोल है। लूट ले जितना लूटे के। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। कई लोग हाथों में बाल्टी पकड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जबकि कई लोग धक्का मुक्की करने लगे। पेट्रोल के लिए मची इस लूट में बच्चे भी पीछे नहीं रहे और वो भी बर्तनों में पेट्रोल भरकर ले जाते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने एक बम में धमाका कर उसे नाकाम कर दिया। बताया गया कि आतंकवादियों ने एक हाईवे पर यह बम लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही सेना और पुलिस वहां पर पहुंची और बम में धमाका कर उसे नाकाम कर दिया। धमाके के बाद वहां कुछ देर के लिए धुएं का गुबार छा गया। इससे पहले सेना ने सड़क पर ट्रैफिक भी रोक दिया, जिससे कई गाड़ियां फंस गई। बम का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। बम मिलने की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मचा, लेकिन जवानों ने हालात को काबू में किया और बम को डिफ्यूज कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला भानियावाला क्षेत्र का है, जहां आजकल हाथी रात दिन कभी भी गांव की ओर आ जाते हैं, जिससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक हाथी सड़क के बीच से होकर गुजर रहा है और एक आदमी अपनी जान बचाकर कैसे भाग रहा है।